अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। F-16 फाइटिंग फाल्कन एक ऐसा फाइटर जेट बन चुका है जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा कीमती एसेट्स में से एक है। F-16 ने पाकिस्तान एयरफोर्स के चंद बहुत ही अहम और ख़तरनाक लम्हों पे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम खिदमत की है। इन लम्हों में चाहे 1980s की सोवियत अफगान वॉर हो, जहाँ पे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे सोवियत यूनियन के कई जहाज़ों को मार गिराया था और एक सुपीरियर एज कायम रखा था। वहीं फिर 28 मई 1998 से पहले जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी को सबसे ज़्यादा ख़तरा था, उस मौके पे भी F-16 ने किसी परिंदे को पर नहीं मारने दिया था। और इन तमाम खूबियों के बावजूद, जो कि सन 80s और 90s की दहाई का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और बेहतरीन फाइटर जेट बनाती हैं, इसने अपनी शनाख्त को कभी ख़त्म नहीं होने दिया है। और इसका नतीजा ये है कि तकरीबन F-16 को बने हुए 45 साल के करीब का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन अभी भी F-16 दुनिया के चंद बेहतरीन जहाज़ों में शुमार किया जाता है जो कि किसी भी फाइटर जेट का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ऐसे कौन से फाइटर जेट थे जिसे पाकिस्तान F-16 के बगैर नहीं तो कम अज़ कम F-16 के साथ हासिल कर सकता था, इस वीडियो में हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। इस चीज़ में कोई शक नहीं कि F-16 दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है और पाकिस्तान की एयर फोर्स इस्टेब्लिशमेंट में F-16 के लिए एक ख़ास तरह की मोहब्बत मौजूद है। इस F-16 के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर एक स्पेशल कनेक्शन मौजूद है। इस कनेक्शन का नतीजा ये है कि आज भी पाकिस्तान एयर फोर्स जो है F-16 को ही परस्यू कर रही है। इस तमाम माजी के बावजूद, जिसकी वजह से F-16 की पूरी फ्लीट एक वक्त में नाकारा हो चुकी थी जब USA ने F-16 की सप्लाई रोक दी थी। F-16 की मज़ीद परचेज़, जिसके लिए पाकिस्तान एयर फोर्स जो है एक्टिवली परस्यू कर रही थी, वो F-16 पाकिस्तान को कभी भी हासिल नहीं हुए थे। और इन सब के बावजूद अभी भी एक हिस्सा जो है पाकिस्तान एयर फोर्स में मौजूद है जो कि F-16 की परचेज़ को परस्यू कर रही है। तो इस F-16 की परस्यू करने में हम उन फाइटर जेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि उस वक्त पे शायद F-16 के मुकाबले पे ना आ सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान अपनी पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर सकता था। जो चीज़ 90s में F-16 की सप्लाई रुकने के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स को रियलाइज़ हुई थी और जो फिर JF-17 थंडर की तैयारी के बाद तश्कील पाई थी, वो चीज़ हम उससे 10 साल पहले भी कंप्लीट कर सकते थे। इन फाइटर जेट्स में सबसे पहला जो है वो नॉर्थ टॉप का F-20 टाइगर शार्क है। बैक इन अर्ली 80s, उसी टाइम के दौरान जब पाकिस्तान ने F-16 को प्रोक्योर करने की स्ट्रगल की थी, उसी दौरान एक और फाइटर जेट पाकिस्तान की पाकिस्तानी ऑप्शंस के तौर पे मौजूद था। F-5E का एडवांस वर्जन F-20 टाइगर शार्क F-20 उस मौके पे नॉर्थ टॉप की आखिरी कोशिश थी MiG-21 को मैच करने की। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक जनरल इलेक्ट्रिक्स ने F-16 को तैयार कर लिया था, जो कि फिर आगे जाकर हम सब जानते हैं कि F-16 ने क्या मकाम हासिल कर लिया है। लेकिन F-20 की बात ये थी कि ये F-20 बहुत से मुकाबलों में F-16 के बराबर था। जो चीज़ पाकिस्तान के लिए उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी वो ये कि पाकिस्तान एयर फोर्स को यानी PAF को उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पाकिस्तान ही में सेटअप करने की ऑफ़र हुई थी, जो कि हाइंडसाइट में हमारे जेट मेकिंग के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती थी। इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए F-20 के चंद प्रोटोटाइप्स भी सामने लाए गए थे जिसे पाकिस्तान के पायलट्स ने ट्राई किया था। इसका एक प्रोटोटाइप जो है पाकिस्तान के फ्लैग में भी हमें देखने को मिला और उसको डिस्प्ले भी करवाया गया। लेकिन इसको F-20 की बदकिस्मती कह सकते हैं कि F-16 उससे कई गुना बेहतरीन फाइटर जेट साबित हुआ है। पाकिस्तान एयर फोर्स हमेशा से ही F-16 के लिए ज़्यादा अहमियत रखता था और F-20 कभी उस मकाम को नहीं पहुंच सका कि इसे पूरी दुनिया में एक एवरलास्टिंग क्वालिटेटिव मकाम हासिल हो। जो दूसरा फाइटर जेट इसमें मौजूद है वो असल में पाकिस्तान ख़ुद हासिल करना चाहता था, लेकिन आखिर में F-16 की परचेज़ उसके ना ख़रीदने की वजह बनी। लेट 80s के टाइम पे पाकिस्तान F-86 सेबर को रिटायर करने वाला था और उसकी रिप्लेसमेंट के लिए पाकिस्तान ने A-7 कॉर्सेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। इस मौके पे USA में कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिन्होंने मिलिट्री सेल्स में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी।
उसका नतीजा ये था कि पाकिस्तान ने A7 कॉर्सेयर का इंतखाब किया था और 77 के अराउंड इस पर फॉर्मली काम भी शुरू हो गया था, जिसका नतीजा ये निकला था कि $500 मिलियन के एवज़ 110 A7 कॉर्सेयर की डील्स पे काम शुरू हो गया था। लेकिन कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, कि बहुत स्ट्रिक्ट थी मिलिट्री सेल्स के हवाले से, और A7 कॉर्सेयर से पाकिस्तानी रीजन में पावर अनबैलेंस के ख़तरे के ज़ेर नज़र इस डील को कैंसिल कर दिया गया था और F5E का वर्जन पेश किया गया था, जिसका एडवांस वर्जन F20 टाइगर शार्क फिर बाद में पेश किया गया था। ये कैसे हुआ कि जो पहले F5 पेश कर रहे थे वो अचानक से F20 को प्रेजेंट करने लगे? कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और उसकी जगह रीगन एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी थी। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ में मिलिट्री सेल्स में बहुत नरमी आ गई थी, जिसकी वजह से F20 की ऑफ़र दी गई थी और हालात में इतनी नरमी आ गई थी कि पाकिस्तान की एक्टिव लॉबिंग के बाद पाकिस्तान F16 के ब्लॉक 15 तक USA परचेज़ कर सका था। लेकिन A7 कॉर्सेयर जो है एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, क्योंकि F86 सेबर जो है एक फाइटर एयरक्राफ्ट था, तो उसको नेचुरली F20, F5E या F16 से ही रिप्लेस किया जाना था। लेकिन A7 कॉर्सेयर जो है एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट था, ग्राउंड स्ट्राइक एसेट था, तो पता नहीं पाकिस्तान एयरफोर्स क्या सोच के इसे परचेज़ कर रहा था, लेकिन चूँकि F16 की परचेज़ हो चुकी थी इसलिए शायद हमें ये कभी पता ना चल सके। F16 के बदले जो आखिरी फाइटर जेट हम हासिल कर सकते थे वो बेसिकली मिराज F1 था ना। मिराज F1 एस्थेटिकली F16 जैसा फाइटर जेट नहीं है और परफॉर्मेंस में भी F16 जो है उससे चंद हवालों से बेहतर परफॉर्म कर सकता था, लेकिन ये मिराज F1 ख़ास तौर पे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता था, क्योंकि ना सिर्फ इसकी प्रोडक्शन में हमारा बहुत अहम रोल हो सकता था, हमें बहुत सी अहम टेक्नोलॉजीज़ मिल सकती थी। पाकिस्तान के पास लेट 80s के अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हो सकते थे और हाइंडसाइड में जो मिसाइल हम अब फाइटर जेट की तैयारी में यानी GF-17 थंडर की और प्रोजेक्ट अज़म में हमें पेश आ रहे हैं वो 80s के अंदर सॉर्ट आउट हो जाते और प्रोजेक्ट अज़म की तैयारी में आज हम बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो सकते थे। लेट 80s में पाकिस्तान के फ्रांस से बहुत बेहतर ताल्लुकात थे और नतीजा ये था कि मिराज F1 1980s में एक बहुत सूटेबल चांस था, क्योंकि F16 उस टाइम पे हमारे पास मौजूद थे, लेकिन ये वो वक्त था जब पाकिस्तान सेबर 2 की तैयारी में मसरूफ़ था। उस वक्त पे फ्रांस ने अपना मिराज 1 ऑफ़र किया था, इसकी लोकल प्रोडक्शन की ऑफ़र जो है इस डील में मौजूद थी। साउथ अफ्रीका ने मिराज F1 हासिल किए थे। हम साउथ अफ्रीका के साथ, चूँकि हमारी उनके साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है और बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, उसकी बिना पे हम मिराज 1 पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते थे। मिराज F1 में बेसिकली तो स्नेकमा का 8R9K50 इंजन मौजूद था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसमें क्लिमॉफ RD33 फिट करके एक तरह का इसे सुपर मिराज F1 बना दिया था। और डेनल के स्टैंड ऑफ वेपन्स H2 H फॉर्म्स जो कि हमें कई साल बाद जाके मिले हैं, उस पे जो है फ़ौरन फिट कर दिए गए थे, तो 90s के अंदर ही हमें ये सब कुछ मिल सकता था। और डार्टर जो कि अब हमारे पास मौजूद है वो भी साउथ अफ्रीका ने सुपर F1 में इस्तेमाल कर दिया था, तो 90s की दिहाई में एक पूरा सेटअप हमारे पास मौजूद हो सकता था, जिससे हमारी अपनी इंडिविजुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कई गुना इजाफा हो सकता था। US की सैंक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता था हमें उस टाइम पे, और हम आज जो है एविएशन सेटअप जो बना रहे हैं जिसमें हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टडीज़ जो हैं उनकी ज़रूरत है, उसका टेस्ट आज से 30 साल पहले हमें मिल सकता था। तो ये चंद ऑप्शंस थी जो कि पाकिस्तान F16 के हवाले से अवेल कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारी अपनी कुछ नेग्लिजेंस भी मौजूद थी और कुछ पाकिस्तान एयरफोर्स को F16 से मोहब्बत इतनी है कि उन्होंने इसे मुसीबत के वक्त ही GF-17 थंडर बनाने का सोचा। इसमें कोई शक नहीं कि F16 एक वर्ल्ड क्लास फाइटर एयरक्राफ्ट है और उस टाइम पे हम जिन्हें परस्यू कर रहे थे वो इससे बेहतर फाइटर जेट्स ना थे, लेकिन सेल्फ सफिशेंसी और फ्यूचर को ध्यान में रख कर अगर कुछ चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती तो पाकिस्तान मुमकिन तौर पे एक बहुत रिस्पेक्टेड, सेल्फ सफिशेंट, मॉडर्न स्टैंडर्ड्स की इक्वल एयरक्राफ्ट मेकिंग कंट्री होता, जिसको प्रोजेक्ट अज़म की तैयारी में कई गुना आसानी मौजूद होती। लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।